मोहनलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं। लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है
और कहता है, अरे अब्बू आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या पिज्जा? वो कैसे? अब्बू शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है, अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं और देख बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं
और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने वे में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी। और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखो रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी, देखिए लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था।
महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा, उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो अच्छा है, मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है, हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया नई जगह पर और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।